रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को सेल करने का वीडियो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेल किया जाता है। माइनर से डिफरेंस है, सेल्स तो सेल ही है, माइनर से डिफरेंस है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को जब आप सेल करते हैं तो आपके माइंड में कस्टमर का विज़न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, देयर इज़ ए शिफ्ट। कई तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि स्टैंड अलोन शोरूम्स, जैसे कि मार्केट के अंदर बने हुए इंडिपेंडेंट शोरूम्स। कई ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पर वेयर हाउसेस होते हैं, ये भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है क्योंकि रेंटल इनकम गेन करता है आदमी। देन आईटी बिल्डिंग्स हैं जिसमें आईटी के बच्चे आकर के उनके ऑफिसेज खुलते हैं। फिर ऑफिस स्पेसेस होते हैं, फिर सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं। उसके अलावा एक नया प्रोडक्ट चला है आजकल, सोहो, ये भी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का टाइप है। हर एरिया की मार्केट में पर्टिकुलर किसी टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा ट्रेंडी होती है। फॉर एग्जांपल आज हम ज़ीरकपुर या मोहाली की बात करें तो यहाँ स्टैंड अलोन शोरूम्स की बहुत हैवी डिमांड है। एयरपोर्ट रोड पे, पटियाला ज़ीरकपुर रोड पे, हर जगह पे आप देखिए स्टैंड अलोन शोरूम्स बन रहे हैं और हैवी डिमांड पे हैं। वेयर एज आफ्टर कोविड के बाद से जो मॉल्स टाइप के कॉम्प्लेक्स थे, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, उनके अंदर फ्लोर प्लेट्स जो सेल हुआ करती थी, उनका ट्रेंड थोड़ा सा गिरा है। उसका रीज़न है कोविड के माहौल में ऐसी प्रॉपर्टीज जब बंद रहीं तो उसमें कॉमन एरिया मेंटेनेंस के चार्जेस ने वहाँ पे जो भी ऑक्यूपेंट थे उनकी एक तरह से कमर ही तोड़ दी। बिज़नेस तो हुआ नहीं और कैंप चार्जेस भी लग गए। तो आज की डेट में जो ज़्यादा ट्रेंड है वो स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज़ का है। तो आओ मैं आपको समझाता हूँ कि स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज़ में कैसे इनको सेल किया जाता है और कैसे इनको लीज आउट किया जाता है। लीजिंग इज़ वन ऑफ द मेजर की फैक्टर ऑफ मेकिंग एनी कमर्शियल प्रॉपर्टी सक्सेसफुल। कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो होता है वो कमर्शियल प्लॉट्स का होता है। कमर्शियल प्लॉट्स बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के होते हैं। बड़े जो साइज़ होते हैं उनमें नॉर्मली होटल्स बनते हैं या कोई बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। और जो नॉर्मल प्लॉट्स होते हैं शोरूम्स के 16x66, 18x90, 18x80 इस साइज़ के होते हैं। और प्लॉट्स की सेल करना काफ़ी ईजी होता है। उसमें आपको सिर्फ नॉर्मल रेट्स वगैरह पता होने चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए और लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर खूब सारी कैचमेंट का इंतज़ाम हो। कैचमेंट माने आबादी। इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज़ में दो स्टेजेस पे आ जाती हैं प्रॉपर्टियाँ। कुछ प्रॉपर्टियाँ प्री लीज्ड होती हैं जो पहले से किराए पे चढ़ी होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टियाँ ऐसी होती हैं जो आपको मालूम है कि पहले बनेंगी, बनने के बाद फिर धीरे धीरे किराए पे चढ़ेंगी। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, प्री लीज्ड। सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज़ का जो गेम है वो लीजिंग है। अगर प्रॉपर्टी लीज आउट हो सकती है तो उसकी सेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी मानी जाती है, उसके प्राइसेस भी बहुत अच्छे अप्रिशिएट होते हैं। साथ साथ वो एक रेंटल इनकम देती है ऑनर को, तो इसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट का सेगमेंट बहुत बड़ा है। हर आदमी शहर का जो एक घर अपना बना लेता है उसके बाद वो अपने ओल्ड एज के लिए, बुढ़ापे के लिए कोशिश करता है कि कोई रेंटल इनकम की प्रॉपर्टी ज़रूर बन जाए ताकि उसका किराया आता रहे। तो भैया कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की सारी गेम डिपेंड करती है लीजिंग पे। तो आओ अब हम आपको बताएं कि लीजिंग एक्चुअल फैक्ट में होती कैसे है। मान लीजिए आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की सेल्स में हैं, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब आपका दायित्व है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अब आप उसको लीज आउट कराएं ताकि जिस भी व्यक्ति ने खरीदी है उसको उसका रेंटल इनकम आना शुरू हो। लीजिंग कराने के लिए आप दो रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। नंबर 1, आप ऑनर से रिक्वेस्ट कीजिए कि अपना एक अच्छा सुंदर सा बैनर बनाएं फ्लेक्स में और उसमें ऑनर लिख करके अपना नाम लिख के फ़ोन नंबर लिख दें ताकि उस प्रॉपर्टी के आसपास से जो भी फुटफॉल हो रहा है, जो भी वहाँ से गुजरे, वो उस ऑनर से सीधे संपर्क कर सके। उनको गाइड कर दीजिए कि साहब यहाँ पे इस मार्केट एरिया में, सपोज़ फॉर एग्जांपल हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में इस समय लगभग 100 रुपये पर स्क्वायर फुट के आसपास रेंट चल रहा है। तो आप ऑनर को गाइड कर दीजिए, सर 100 रुपीज़, 110 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट आप डिमांड कर सकते हो। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होती है, वो नेगोशिएशन को हैंडल करके वो डायरेक्टली लीज आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जब कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए कंप्लीट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विच इज़ हैविंग अराउंड 48 शोरूम्स, 48 शोरूम है यहाँ पर। फॉर सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स यू नीड प्रोफेशनल्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इतने अच्छे कॉम्प्लेक्स में अगर हम स्कैटर्ड शॉप्स खुल जाती हैं, सपोज़ मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में कोई ढाबा खुल गया या उसके बगल में कोई कपड़े की दुकान खुल गई लोकल, या उसके साथ में कोई टायरों की एजेंसी खुल गई, तो इतनी सुंदर मार्केट का सारा का सारा इसकी एलिगेंस ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल मोहाली सिटी स्क्वायर, इट्स ए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स विद स्टैंड अलोन शोरूम्स। सभी शोरूम 160 गज के प्लॉट में 18x80 के साइज़ में बने हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें ग्राउंड बेसमेंट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लिफ्ट लगी हुई हैं,
जब हम ऐसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो कई बार होता है ग्राउंड बेसमेंट का बायर अलग आ जाता है, फर्स्ट फ्लोर का अलग आता है, सेकंड का अलग आता है, थर्ड का अलग आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इन्वेस्टर पूरा शोरूम लेता है और वो पूछता है कि भाई इसमें कितना रेंटल आ जाएगा। नॉर्मली ये देखा गया है कि पूरे शोरूम की या जिस भी पार्ट को आप सेल कर रहे हैं उसकी जो भी कॉस्ट है उसका 0.5% मिनिमम रेंट आना चाहिए। इसलिए जब कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं तो उसकी प्राइसिंग को भी बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर वो एग्जैगरेटेड हो रही है तो वो करेक्शन मारेगी, क्योंकि अगर रेंटल कम आएगा तो डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है वो उस हिसाब से करेक्ट हो सकती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ज़्यादातर जब हम बिल्डर्स की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम उसमें रेंटल इनकम को बहुत ध्यान से कैलकुलेशन को समझ करके ही हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं और उसी हिसाब से हम उसको प्राइस का भुगतान करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स की लीजिंग एक डिफरेंट प्रोफेशन है और बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को लीज आउट करने के लिए नॉर्मली बिल्डर एक कंसल्टेंट को या किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं और वो प्रोफेशनल कैसे इस ऐसे प्रोजेक्ट्स को लीज आउट कराते हैं वो प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शराफ ज्वेलर्स ने अपना शोरूम खोला, 2 शोरूम एक साथ लेके। इसके खुलने के बाद कई ऐसी ज्वेलरीज़ की कंपनियां हैं, ज्वेलर्स की ब्रांड्स हैं, जिनके हमको फ़ोन आए और उन्होंने यहाँ के रेंटल के बारे में पूछा। हमने जाके उनको प्रेजेंटेशन दी और वो लोग विचार कर रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर शराफ के आसपास अपनी भी ज्वेलरी की शॉप खोलें। इसी तरह से जो टॉप नॉच फर्नीचर की ब्रांड्स हैं या अपैरल्स की जो ब्रांड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोंटी कार्लो है, एलन सोली है, लुइस फिलिप्स हैं, ये सब कंपनियों को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉपरली लीजिंग आउट ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टी। जब हम लोग इन ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं तो उनके ऑपरेशंस की टीम के लोग आते हैं। वो आके, लंबा प्रोसेस है ये, वो आके पहले साइट देखेंगे और यहाँ की कैचमेंट की स्टडी करेंगे कि आसपास कितने रेजिडेंट्स रहते हैं और ये रेजिडेंट शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हैं। अगर उनको ऐसा लगा कि हमारा अगर यहाँ शोरूम खोलते हैं तो रेजिडेंट्स की ट्रैवलिंग कम हो जाएगी, उनको ट्रैफिक से निजात मिलेगी और वो यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, ऐसी कुछ संभावनाएं अगर उनको दिखाई देती हैं तो फिर वो हमसे नेगोशिएशन पे आते हैं कि भाई बताइए, हमारी कंपनी लीज आउट जगह आपकी लीज़ पे लेना चाहती है, तो आप रेंटल्स क्या चार्ज करेंगे। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो इंडिपेंडेंट किराएदार होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई XYZ नॉर्मल आदमी, वो अगर रेंट पे आता है तो वो 3 साल के लिए या 1 साल के लिए रेंट पे चीज़ को डिमांड करता है। फिर वो कोशिश करता है कि अगर मेरा काम चल पड़ेगा तो मैं मार्केट में कोई ना कोई शोरूम ख़रीद लूँगा। लेकिन जो कंपनीज होती हैं वो नॉर्मली 9 साल की लीज़ प्रेफर करती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ जैसी ब्रांड लंबी लीज़ प्रेफर करती है, क्योंकि एक बार वो एक एड्रेस, लैंडमार्क एड्रेस बन जाता है। तो डोमिनोज़ हुआ या KFC हुआ, इस तरह के जो फूड के बड़े जॉइंट्स हैं, ये लंबी लीज़ प्रेफर करते हैं, 18 साल की, 20 साल की लीज़ प्रेफर करते हैं। इसी तरह से कुछ बैंक्स भी जगह लीज़ पे लेते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि बैंक के केस में ऑनर्स थोड़ा सा लिबरल होते हैं रेंटल को लेके, क्योंकि बैंक की लीज़ काफ़ी मजबूत लीज़ मानी जाती है। एक बार बैंक कहीं खुल गया, जनरली वो 20-20, 30-30 साल तक वहीं पे रहता है। सेकेंड स्टेप होता है जब ऑपरेशंस वाले विजिट कर जाते हैं और आपको थोड़ा सा हिंट कर जाते हैं कि आप रेंटल पे ऑनर से नेगोशिएट करो। उसके बाद फिर उनकी सेल्स टीम के लोग आते हैं और कंपनीज़ में भी एक रियल इस्टेट या बिज़नेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसके लोग आते हैं और वो आकर के प्रॉपर वे से आपसे नक्शा मांगेंगे, आपको आसपास की मार्केट के फ़ोटोग्राफ्स मांगेंगे। तो इसकी सारी एक PPT बनानी पड़ती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें आप सारा डिटेल उसको शेयर करते हैं कि गूगल लोकेशन के साथ कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है। ये PPT आप एक बार बनाते हो और ये आपको हर कंपनी में भेजने में सहूलियत हो जाती है, बार बार आपको फ़ोटोज़ नहीं खींचने पड़ते। तो बहुत ही अच्छे ढंग से PPT बनानी चाहिए जिसमें हर बात क्रिस्टल क्लियर वे से आप उसको बता पाएँ, जैसे कि डायमेंशन क्या है, साइज़ क्या है, बरंडा कितना छोड़ा गया है, पीछे का कवर्ड एरिया कितना है, अंदर का कारपेट एरिया कितना है, कितना एरिया स्टेयर्स में यूटिलाइज़ हुआ है, कितना एरिया लिफ्ट में यूटिलाइज़ हुआ है, लिफ्ट कौन सी लगाई गई है, ये सारी चीज़ें, पार्किंग कितनी है, मार्केट की फ्रंटेज क्या है, ये सारा कुछ उस PPT में आपको मेंशन करना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है टर्म शीट पे बैठते हैं। कंपनी हो या कोई नॉर्मल किराएदार हो, वो कहते हैं ठीक है अब आप हमें टर्म्स बताइए कि क्या क्या होंगी। तो टर्म शीट में सबसे पहले हम रेंट बताते हैं, पीरियड ऑफ टेनेंसी बताते हैं कि कितने साल की लीज़ है, इंक्रीज़ बताते हैं कि हर साल किराया बढ़ेगा। नॉर्मली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, जेन्युइन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में 5 से 7% इंक्रीज़ एवरी ईयर होता है। जो कंपनीज़ होती हैं वो 3 साल में 15% का इंक्रीज़ प्रेफर करती हैं।
बैंक्स नॉर्मली 3 साल में 12% तक का इंक्रीमेंट प्रेफर करती हैं। ये जो इंक्रीज़ होता है ये आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी बढ़ाता है। मान लीजिए आपका किराया हर 3 साल बाद 15% बढ़ रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 30% अप्रिशिएट होती है 0.5 के रिटर्न के हिसाब से। देन उसमें एक फिट आउट पीरियड होता है। फिट आउट पीरियड का मतलब वो समय जो किराएदार को आपके स्टोर के अंदर, आपकी दुकान के अंदर अपना स्टोर सजाने में जो वक्त लगता है, क्योंकि उस समय दुकान में सेल्स नहीं होती हैं, उसको फिट आउट पीरियड बोलते हैं, जो कि हमेशा रेंट फ्री होता है, इसका किराया नहीं चार्ज किया जाता। उसके बाद इसमें स्कोप ऑफ वर्क आ जाते हैं, जिसमें लैंडलॉर्ड को क्या क्या काम करा के देना है। फॉर एग्जांपल इस टाइप के शोरूम्स में फ्लोर वाइज भी सेपरेट इलेक्ट्रिकल मीटर्स की अप्लाई करना पड़ सकता है, या अगर आपने पूरी बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक पूरा शोरूम ख़रीद रखा है तो आपको उस हिसाब से मीटर, अगर आपको सिंगल टेनेंट मिल रहा है पूरी बिल्डिंग का 5 फ्लोर का, तो आपको एक मीटर अप्लाई करना पड़ता है। मीटर अप्लाई करने के लिए कंसर्न बिजली डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ से फॉर्म लीजिए, एनओसी लीजिए, आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए, तब वो फिर मीटर अप्लाई होता है, जिसमें नॉर्मली 15-20 दिन का समय लग जाता है। तो जब आप किराएदारी की बातें करते हैं तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है कि आप किराएदार को पोजीशन कब दे रहे हो फिट आउट के लिए। नॉर्मली वो 15 दिन का समय आपको इंटरनल चीज़ें फ्लोरिंग करा के देने के लिए, देन आपको दीवालों में नॉर्मल फिनिश या नॉर्मल पेंट करा के देना होता है, बाहर आपको जो शटर होता है वो रोलिंग शटर देना होता है, ये ऑनर्स के स्कोप ऑफ वर्क में आते हैं। देन आपको ग्लेजिंग करा के देनी होती है, ग्लेजिंग में हम टफन ग्लास के दरवाजे लगाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बेसिक स्कोप ऑफ वर्क है जो ऑनर्स को करना होता है। इसके अलावा भी कई बार जो अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो आपसे कैपेक्स मांगती हैं। अब ये समझने वाली बात है कि कैपेक्स क्या है। कैपेक्स है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन योर प्रॉपर्टी। वो कहते हैं साहब ये शोरूम आपका है, हम यहाँ पे तभी खोलेंगे जब आप इस शोरूम में हमारे को लाने के लिए, हमारी कंपनी को लाने के लिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। अब वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट इंटीरियर्स में भी हो सकती है, जो उनके अंदर अलमारियाँ वगैरह बनेंगी उसमें हो सकती है, या वो आपसे जेनसेट मांग सकते हैं पावर बैकअप के लिए। इस टाइप की कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कराते हैं, और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑनर्स बड़ी खुशी कर देते हैं, क्योंकि जो लोग इस चीज़ को करने को तैयार हो जाते हैं उनकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जल्दी रेंट आउट हो जाती है। तो स्कोप ऑफ वर्क डिस्कस हो जाता है। फिर आपकी नेगोशिएशन सपोज़ आपकी फ़ाइनल हो गई है, ऑनर का स्कोप ऑफ वर्क उन्होंने बता दिया। अब फिर टेनेंट के भी स्कोप ऑफ वर्क होते हैं कि वो क्या क्या काम करेगा। फॉर एग्जांपल आप उनको क्लियरली बताते हैं कि आप स्ट्रक्चरल कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस करना है तो रिटर्न में परमिशन होनी चाहिए। ये चीज़ आप क्लियर करके चलते हैं। रेंट को लेकर के आप क्लियर करके चलते हैं कि आपका किराया हर महीने इस पर्टिकुलर किसी फिक्स डेट तक आ जाना चाहिए। उससे अगर डिले होता है, इफ़ इट इज़ डिलेड बियॉन्ड दैट डेट, देन देयर हैज़ टू बी सम पेनल्टी ऑन द एग्रीमेंट, कि आपका अगर रेंट डिले होता है तो आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, या आप उनसे डबल रेंटल की डिमांड कर सकते हो। फिर उसमें एक नोटिस पीरियड होता है। मान लीजिए कोई किराएदार है, वो बिज़नेस सेटअप करता है, लेकिन उसको बिज़नेस में उतना स्कोप नहीं मिलता, उतना उसको रिटर्न नहीं आती है, तो वो दुकान खाली करना चाहते हैं, तो एब्रप्टली सडनली नहीं खाली करके जाएंगे। वो एक नोटिस पीरियड अमूमन 2 से 3 महीने का, जितना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसी के रेशो में ये सिक्योरिटी नोटिस पीरियड होता है। नॉर्मली जो इधर ट्रेंड चल रहा है वो 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट और 1 महीने का रेंट एडवांस का ट्रेंड चल रहा है। डिपॉजिट ये रेंट फ्री होता है। ये इनिशियली जब किराएदार कंपनी आपको LOI आपके हाथ में देती है, तो 1 महीने का किराया साथ में देते हैं, वो डिपॉजिट जिसको बोलते हैं हम, 1 महीने के किराए के बराबर। उसके बाद जब आप उसको फिजिकल पोजीशन हैंडओवर करेंगे अपना स्कोप ऑफ वर्क ख़त्म करके, उस समय फिर वो बैलेंस 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दे देंगे। फिर वो अपना फिट आउट स्टार्ट करेंगे 45 दिन बाद या 60 दिन बाद, जो भी आपने उनको फिट आउट पीरियड दिया है, वो पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है फिर वो अपना स्टोर खोलते हैं। जिस दिन वो अपना स्टोर ऑफिशियली खोल रहे होते हैं उस दिन वो आपको 1 महीने का किराया एडवांस दे देते हैं। इस तरह से फिर आपका टेनेंसी स्टार्ट हो जाती है और रेंट आउट हो जाता है। फिर इन्हीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में एक और मॉडल होता है जो लीजिंग से थोड़ा सा हट के होता है, पर वो भी इनकम उससे भी गेन होती है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइजी। कई बार शोरूम्स के ऑनर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की खुद फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट वो खुद कर देते हैं। जो भी उसमें सेल आती है उसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सेल प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो ऑनर को रेंट के बदले मिलता है। फॉर एग्जांपल, इसको ठीक से अगर आप समझना चाहते हैं, पहली बात तो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में जाके फ्रेंचाइजीज़ कैसे ली जाती हैं उसके ऊपर आप कमेंट्स में जाके कमेंट करें। अगर मेरे को कुछ लोग
रेगुलर इस चीज़ की डिमांड करेंगे तो मैं इसमें सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बेसिक मैंने आपको बता दिया। फ्रेंचाइजी होता है जब आप किसी ब्रांड को खुद टेक ओवर कर लेते हैं और उसका शोरूम आप खुद चलाते हैं और उसमें जो भी सेल आती है उसमें पर्टिकुलर रेवेन्यू आपको मिलता है, जो अमूमन किराए के बराबर या कई बार किराए से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। उस चीज़ को एनालाइज लेने से पहले आप सिर्फ इतना एनालाइज करते हैं कि मार्केट में ये ब्रांड, ये कंपनी इस लोकेशन में चलेगी कि नहीं। ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में एक और सिचुएशन होती है विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड सबका ड्रीम होता है किसी भी बिल्डर का या किसी भी ओनर का, कि हमारे शोरूम में पेंटालून आ जाए, हमारे शोरूम में विशाल मेगा मार्ट आ जाए, हमारे यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड्स आ जाए। ये सारी ब्रांड्स को एंकर ब्रांड्स बोलते हैं। ये नॉर्मली 3-4 शोरूम्स को एमलगमेट करा के, उनको जॉइंट करा के, बीच से दीवारें हटा करके बड़ी फ्लोर प्लेट में आते हैं। और इसमें एक अच्छाई ये होती है कि एक बार कोई एंकर ब्रांड मार्केट के अंदर आ जाती है तो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है, प्राइसेस भी अप्रिशिएट होते हैं, प्लस रिटेल की जितने भी अदर फॉर्मेट्स हैं उनको भी उससे बूस्ट मिलता है। एंकर ब्रांड्स को लाने के लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बिल्डिंग्स में कई चेंजेस करने पड़ सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी डिज़ाइन एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ब्रांड। जो वो कहेंगे उस हिसाब से, अगर वो लिफ्ट को कहीं चेंज करने के लिए कहते हैं तो करना पड़ता है। चूँकि यहाँ पे शोरूम्स बिके हुए हैं, हर 2 शोरूम हो सकता है अलग अलग बंदे के हों, 4 शोरूम अलग अलग बंदे के हों, तो भी ऐसी प्रॉपर्टियाँ एंकर ब्रांड्स के साथ हैंडल हो सकती हैं। उसके लिए कंसल्टेंट्स हमारे जैसे रिक्वायर्ड होते हैं, जो बैठा के मीटिंग करते हैं और सबके उस हिसाब से एग्रीमेंट कर देते हैं कि सबको उसके हिस्से का किराया मिलता है। तो अब अनदर व्यू पॉइंट के दर्शकों के कुछ सवाल लेने भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि जो कमेंट्स आते हैं उनमें जनरली कुछ ना कुछ लोग पूछते हैं। तो शिवेंद्र सिंह हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ टू सबमिट द एप्लीकेशन अंडर NCLT। देखो शिवेंद्र, इसमें बेस्ट एडवाइस तो यही है कि हायर सम एडवोकेट, कोई अच्छा वकील करें। एप्लीकेशन सबमिशन की बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है, नॉर्मली 15 से 20 हज़ार रुपये तक ये लोग चार्ज करते हैं और ये लास्ट तक फिर आपके साथ रहते हैं। इसमें प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है, तो जब इस समय के बीच में भी मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन आती है तो उसमें आपको कोई रिप्लाई देना पड़ता है, तो एडवोकेट उन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। और अनदर दूसरा तरीका ये है कि आप अपना खुद भी फाइल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बट टू कीप ऑन मॉनिटरिंग द प्रोसेस इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हायर एन एडवोकेट हु इज़ वर्किंग फॉर NCLT केसेस। मनी तनेजा हमसे पूछते हैं कि LOI में भी क्या फ्रॉड होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, LOI में भी फ्रॉड होता है। ये ख़ास तौर से जो गमाडा की LOIs हैं, इसमें आपको बहुत कॉशियस रहना है। अगर LOI प्रॉपर वे से, एट्रोपोलिस में प्रॉपर वे से LOIs आपके हाथ में आ चुकी हैं, किसी बंदे के हाथ में LOI, तभी आप उनके साथ डील करें। अदरवाइज़ आने वाली है LOI, आने वाली है के एश्योरेंस में कभी मत फंसना, आने वाली नहीं है, जाने वाली है। विक्की भारद्वाज जी पूछते हैं कि क्या रोपड़ के आसपास कोई अच्छा प्रोजेक्ट है? बिल्कुल है भाई, रोपड़ के आसपास 2 तो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 100% अप्रूव्ड हैं, जहां पोजीशन स्टार्ट हो गए हैं। एक बालाजी होम्स 2 है और एक है मोतियाज गिल एस्टेट। मोतियाज गिल एस्टेट में 40-40 फुट की सड़कें हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियोज़ भी हैं, आप देखिए। हालांकि आप बहुत लेट हो गए, फिर भी इट इज़ नेवर लेट, अभी भी आप कैचअप कर सकते हैं। आपको रीसेल में प्लॉट मिल जाएंगे वहाँ पर, और इंटरनल डेवलपमेंट काफ़ी उम्दा है, अच्छी है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। ड्राइव इज़ हार्डली 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम देयर टू चंडीगढ़। एक बड़ा सेंटिमेंटल कमेंट डाला है मेरे एक मित्र ने, नाम है अभियान शेख। अभियान शेख साहब कहते हैं कि 7 साल की नहीं, फ्रॉड करने वाले बिल्डर्स को 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए अभियान, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर एक प्रोविज़न और होना चाहिए कि जो हम जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो जानते हुए कि प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है, नक्शा पास नहीं है और प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो बिल्डर को अगर 20 साल की, तो फिर हमें भी 3 साल के लिए तो अंदर करना चाहिए ना, क्योंकि हम ही लोग प्रमोट कर रहे हैं ये गलत काम। जो बिल्डर्स फ्रॉड करते हैं, मेरे हिसाब से उनको 3 से 7 साल की सज़ा गुड एनफ है, और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टियाँ अटैच करवाइए, कुर्की करवाइए। योगी जी वाला बुलडोज़र अगर यहाँ भी चलने लग जाए ना बिल्डरों के घरों में, सब सही हो जाएंगे यार, सब सही हो जाएंगे। नियत ही चेंज नहीं होगी। एवरीबडी विल इंटेंड टू डिलीवर। ओके, जय हिंद। आप कमेंट्स डालते रहिए, आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देता रहूँगा मैं। दीपक पांडे, नमस्कार, जय हिंद। पार्किंग ज़्यादा है तो देखो लोग साइकिल चलाने आते हैं। ये देखो बिटिया आ रही है, साइकिल सीख रही है यहाँ पर, देखते हैं हमको देती है कि नहीं। बेटा यहाँ साइकिल सीखने आते हो क्या? हाँ जी सर। अच्छा, हमको चलाने दोगे साइकिल? सर चला लो। थैंक यू।
तो दोस्तों आज के वीडियो में जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, चूँकि ये टॉपिक्स अपने आप में सेपरेट वीडियोस की डिमांड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है कि आप उन टॉपिक्स पे पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी क्या होती है, लीजिंग में फ़र्दर टर्म्स कंडीशन, एग्रीमेंट कैसे बनता है लीजिंग का, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस कैसे बियर किए जाते हैं, इन सब टॉपिक्स पे अगर आप सेपरेट डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कमेंट्स में जा कर के अपनी रिक्वायरमेंट डालिए। अगर मुझे 500,000 कमेंट आते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे तो बट ऑब्वियस है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस टॉपिक पे फिर वीडियो बनाऊं। अन्यथा जो एक सुपरफिशियल लेवल पे, ऊपरी लेवल पे जो जनरल जानकारी होती है वो मैं आपको दे चुका हूं। धन्यवाद। जय हिंद।